देश और दुनिया में कई उद्योग हैं और उन उद्योगों में किस तरह से सुरक्षित रूप से कार्य हो सके और संवर्धित रूप से किस तरह से कार्य हो सके, परिष्कृत रूप से किस तरह से कार्य हो सके और आने वाले समय में किस तरह के नए डेवलपमेंट से उद्योग भी जुड़े, उद्योगपति भी जुड़े और आम जन उसमें लाभ के भागीदार कैसे बन सके, इसके लिए कई तरह के समिट होती हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में आज इसी तरह की समिट हुई है। जिलों की नगरी उदयपुर में माइन सेफ्टी के विषय पर कार्यशाला हुई है। राजस्थान माइनिंग समिट टूवर्ड्स सस्टेनेबल एंड ग्रीन माइनिंग विषय के साथ उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई जिससे आम जो उद्योगपति हैं वो काफ़ी दिक्कत महसूस करता है अपने कार्य में। उद्योगपति माइनिंग के क्षेत्र में कार्य तो करना चाहता है, सरकार सहयोग भी करती है और इंडस्ट्री आगे भी बढ़े, इसी का उद्देश्य सब रखते हैं। लेकिन नीतियाँ जो बनती हैं वो नीतियाँ ऐसी होती हैं कि बड़े उद्योगों को लेकर सरकार नीतियाँ बनाती हैं, छोटे उद्योग जो होते हैं उस पर ध्यान कम दिया जाता है। बड़े उद्योगों के साथ ही नीतियाँ बन जाती हैं लेकिन उसका जो परिणाम है वो छोटे उद्योगों को भुगतना पड़ता है। सरकार नीतियाँ तो बनाए लेकिन उन छोटे उद्योगों का भी ध्यान रखे जो दूर दराज इलाके में अपना कार्य कर रहे हैं या छोटे रूप में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है लेकिन उद्योगों का या छोटे उद्योगों का अमृत महोत्सव तभी मनेगा जब नीतियाँ छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली होगी, तभी छोटे उद्योग पनप पाएंगे। राजस्थान माइनिंग समिट में क्या कहा उद्योगपतियों ने, क्या कहा अधिकारियों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ऐसी जो मीटिंग्स होती है उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी रहते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के एग्जेप्ट से इंडस्ट्री के लोग रहते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। कोई लोग गवर्नमेंट के सामने पुटअप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को पुटअप नहीं करते हैं और कई चीज़ें गवर्नमेंट की जानकारी में नहीं होती। ऐसी मीटिंग रखने का बेनिफिट यही है कि जो जो प्रॉब्लम प्रैक्टिकली हम फेस करते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्शन इफेक्ट करता है, हैम्पर करता है और एम्प्लॉयमेंट में हैम्पर करता है, इनकम में हेल्प करता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू में हेल्प करता है, तो ऐसे सजेशन हम लोग देते हैं जिससे कानून की बाधा भी नहीं होवे और कानून के बिना बाधा दिए हुए इंडस्ट्री का फ़ायदा हो जाए और देश में प्रोडक्टिविटी बढ़े। यही हमारा इच्छा रहती है और यही हिसाब से हम हर वक्त ये पुटअप करते हैं कि भाई कोई जो इश्यू प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, उसको रिजॉल्व करो और जो कानून के अगेंस्ट में नहीं है, कानून के विदिन दी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है, तो ताकि क्या होगा कि आदमी ईजी वे में काम करेगा, तो ईजी वे में इन्वेस्ट करेगा, तो ईजी वे में उसका प्रोडक्टिविटी होगी, उसका देश को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्या चाहते हैं आप माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ना? माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए उधर। जो माइनिंग की एक्चुअल प्रॉब्लम है, अगर इन कॉन्फ्रेंसों के जरिए अगर हल होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 5% प्रॉब्लम भी हल हो जाए तो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम तो कई चीज़ें हैं इसमें, सरकारी तरफ से भी है, कुछ हमारे जैसे टेक्निकल वर्कर हमारे को बराबर मिलते हैं। जो कानून की कंप्लाइंस है, जितने तरह के कानून बने अगर उसको सही तरीके से कंप्लाइंस करने के लिए जितने हमारे पास वर्कर चाहिए वैसे नहीं। और कानून भी क्या है कि बड़ी माइंस और छोटी माइंस सबके लिए एक जैसे। अगर छोटी माइंसों के लिए कुछ सरलता मिले, कुछ ऐसे इजी कानून बने जिसको हम कंप्लाइंस कर सकते हो, वो बेहतर होगा, डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। माइनिंग के जो कानून बने हुए हैं 40 साल 50 साल पुराने कानून बने हुए हैं, जैसे लेबर लॉ है, माइन सेफ्टी है। अगर ये बोलते हैं कि हर एक 4 मीटर के बाद 4 मीटर की बेंच छोड़ो या 5 मीटर के बाद 5 मीटर की बेंच छोड़ो, तो 4 बेंच के बाद हम लोगों की सारी राजस्थान की माइंस बंद हो जाएगी अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो हम ये चाहते हैं कि जो मिनरल जैसा है उस टाइप का कानून बने। जैसे मार्बल है, मार्बल कभी कोलैप्स नहीं होता है, उसके लिए उसका कानून बनना चाहिए। अगर लाइमस्टोन है तो उसके लिए उसका कानून बनना चाहिए। दूसरा, जैसे लेबर के लिए लॉ है कि आप माइंस पे माइनिंग मेट चाहिए, माइनिंग इंजीनियर चाहिए। माइनिंग मेट के लिए आप तैयार करने के लिए जो एग्ज़ाम लेते हैं उसके ऊपर 50 तरह के पाबंदियाँ लगा देते हैं। ट्रेनिंग कोई बच्चा नया मेट बनना चाहेगा, पास कब करेगा? आप उसको एक्सपीरियंस दो, एक्सपीरियंस तो नौकरी करेगा तो एक्सपीरियंस लेगा ना, पहले नौकरी कैसे करेगा? ये सारी हजारों प्रॉब्लम्स है जो माइनिंग को आगे बढ़ने से। नमस्कार सर, रिलेटेड टू माइनिंग, हर माइन ऑनर ये चाहता है कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से माइनिंग हो और हर व्यक्ति ये चाहता है कि सेफ्टी से काम हो।
कुछ नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं जिसके अंदर हर्डल्स हैं। एक्चुअली में वो परेशान करने वाली बात है माइनिंग इंडस्ट्रीज को, और अगर माइनिंग है तो इंडस्ट्रीज चलेगी। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी डंपिंग यार्ड पे जो मटेरियल पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट उसके अंदर कोई स्कीम निकाले और उसको वहाँ से हटाने के लिए अगर एटलीस्ट कुछ पैसा नहीं दे गवर्नमेंट, लेकिन कोई चार्जेस नहीं करे, कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं हो। अभी मिलियन ऑफ टन मटेरियल ऐसा पड़ा हुआ है जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम आ सकता है, बट उसके ऊपर भी सीमेंट की जो रॉयल्टी है उस टाइप से रॉयल्टी लगती है अबाउट 165 रुपीज़ पर टन। अगर उसको अगर 10 रुपये टन कर दी जाए तो मिलियन ऑफ टन मटेरियल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ओवर बर्डन्स कम हो जाएंगे, माइनिंग एरिया क्लियर हो जाएगा और आने वाले समय बहुत अच्छा रहेगा। मेरा तो यही निवेदन है कि इस तरह से काम किया जाए जिससे माइन ऑनर कंफर्टेबल हो और फिजिबिलिटी हो, माइन से बंद कम से कम हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें जिन्होंने बात की ना कि माइंस के जितने वेस्टेज को कम से कम पैसे में उठाया जाए, रॉयल्टीज़ के ऊपर मिनिमम लगनी चाहिए। इसके लिए मैं इस बात का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। जैसे आज सोप स्टोन के अंदर एक ग्रेड जाती है खरेड़ा, जो कि कंप्लीट एक वेस्ट है। अब उस वेस्ट को मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री खपाने के लिए तैयार, लेकिन उनके ऊपर आज की तारीख में रॉयल्टी इतनी ज़्यादा लगा दी गई है, पूरे लोअर ग्रेड की रॉयल्टी उसके ऊपर लगा दी गई है। पूर्व में इसके ऊपर 30 रुपये टन जब रॉयल्टी थी तो बहुत धड़ल्ले से माल उठ रहा था, बिक भी रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर भी रॉयल्टी 112 रुपये 113 रुपये करती है, जबकि मिनरल की वैल्यू कम है और रॉयल्टी ज़्यादा है। हम तो ये इस निवेदन दरमियान करते में हैं, कैसे इस तरीके से कैसे माइनिंग इंडस्ट्री, हम तो ये और अगर ये निवेदन उठेंगे ना तो इससे क्या पोल्यूशन वैसे साफ, वेस्टेज साफ हो जाएगा, जगह मिलेगी, प्लांटेशन होगा उसके ऊपर। ये सब चीज़ें क्या है, इनके ऊपर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम तो ये निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से और माइनिंग डिपार्टमेंट से कि इस सब एरिया में डंपिंग यार्ड पे सर्वे किया जाए और उसको जेन्युइनली उठाया जाए और जेन्युइन रेट ली जाए, न कि इस तरह से कि उसका कोई मिसयूज़ कर सके। हम चाहते हैं गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी का मिसयूज़ नहीं हो, बट जेन्युइन बात हो और राइट रॉयल्टी लगे तो काफ़ी डंपिंग मटेरियल उठ सकता है और जब मिलियन ऑफ टन हो सकता है। थैंक यू। सिंगल विंडो किस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, जी, कहीं क्या पर काम नहीं तकलीफें हो आ रहा। रही है? सिंगल विंडो सिस्टम में क्या है कि हर डिपार्टमेंट का आपस में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं होता। माइनिंग डिपार्टमेंट के कानून अलग है, एनवायरनमेंट के कानून अलग है। अभी जैसे कुछ छोटी माइंसों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिली थी, अभी एनजीटी में उन्होंने एक नया आदेश दे दिया कि इन सबको वापस स्टेट लेवल पे भेज दिया और 1 साल के अंदर ये परमिशन सबको लेनी कंपलसरी है। अब ये कितना बड़ा मसला है जिसके ऊपर सरकार को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार की एक एजेंसी ने दिया है जिसको क्लियरेंस, उसको दूसरी एजेंसी में वापस भेजने का क्या तुक, और अगर है तो सरकार इसी को अपने लेवल पे इस तरीके से करे कि ना माइनर को परेशानी हो और सरकार की भी कंप्लेंट पूरी हो, और हम भी सब तरीके से सरकार को इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। See, the focus will shift on the sustainability side and also the adoption of technology in terms of data aggregation, assimilation, utilization of data, so that the interference or the deployment of man and machine can be reduced to the extent possible, and data and inference-based decisions can be taken. So that will be one good value addition that we will have from this event. And also it is understood that processing of minerals is not taking place to the extent that ISM can do. So this is one area wherein investments can come up, private investments can come up, capex can come up to establish processing facilities as well. Thank you. Okay. Yeah, my name is Buka ASU Mining. Well, we are here to participate in this mining summit by PhD. I think what we have seen and what we have experienced, first and foremost, the topic, it's a topic of the hour, it's a topic of the moment, very, very important. And I think the resource persons that have also come through have been very, very helpful, and there's been a lot of learning. Thank you very much. दोबारा स्टार्ट जिनके लिए और उद्योगपतियों के लिए जो माइनिंग में काम कर रहे हैं उनको काम आएगा। नहीं, कोई भी समिट हो जो सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंड हो या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, क्योंकि ये तो ग्रोइंग कंटिन्यूस डायनामिक फील्ड है माइनिंग, तो इसमें नई चीज़ें इस टाइप के ऑर्गेनाइज फंक्शंस इवेंट ऑर्गेनाइज करने से नई चीज़ें बहुत लोगों को पता चलती है जो कि आइसोलेशन में आप पता नहीं कर सकते, और बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उससे कुछ चीज़ें लोगों को सीखने को मिलती है, और जो चीज़ें सीखते हैं उसको अडॉप्ट करने में फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर होते हैं। तो इस टाइप के इवेंट्स होते रहने चाहिए, और इससे ज़रूर इंडस्ट्री को और सभी को जो इंडस्ट्री से जुड़े उनको फ़ायदा मिलता है। सर, उद्योगपति की यही है कि सिंगल विंडो सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। सिंगल विंडो सिस्टम तो ठीक है, गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव है, और कोई भी इनिशिएटिव शुरू होता है तो वक्त तो लगता है हर चीज़ को डेवलप करने में। गवर्नमेंट ने आई थिंक इस पर काफ़ी काम किया है और काम जारी रहेगा। एक जो है कि बड़ी माइंसों को और छोटी छोटी जो माइंस हैं उनको एक ही नियमों में
सब नहीं देखो, माइंस तो जिसमें वर्कर मजदूर काम करता है, तो एक मजदूर के लिए दूसरा नियम, दूसरे मजदूर के लिए दूसरा नियम, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो भी है स्मॉल माइंस, बड़ी माइंस, जो बेसिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें ह्यूमन लाइफ का सवाल रहता है, तो बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट तो सभी, छोटा हो या बड़ा हो, पालन करना पड़ेगा। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि सेफ्टी नियमों का माइनिंग इंडस्ट्री से, जो भी माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो सेफ्टी नियमों का पालन करें, ताकि हम वर्कर्स को बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर पाए और सेफ्टी के नॉर्म्स को पालन करके सेफ्टी के स्टैंडर्ड को ऊंचा रख पाए। जिलों की नगरी उदयपुर में आज इसी तरह की समिट हुई है। हमारे साथ में गुप्ता जी सर हैं। आप बताएं, क्या इस समिट का उद्देश्य था और किस रूप में ये समिट हुई? आज जो उदयपुर में ये कार्यक्रम हुआ है, राजस्थान माइनिंग समिट, जो हम उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में उनके सहयोग से, और जो स्थानीय कई सारे संगठन हैं जिसमें माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की उदयपुर ब्रांच है, हमारे डालमिया भारत ग्रुप है, एएसी माइनिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, राजस्थान सोलर एसोसिएशन है, FEMI है, FMAR है, आदि संगठनों के साथ मिलकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि माइनिंग सेक्टर का एक सतत तरीके से विकास कैसे हम सुनिश्चित करें और इस सेक्टर को हम एक ग्रीन माइनिंग की तरफ अग्रसर करें, जो कि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इसकी बात करें तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने कई सारे हितधारकों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। सरकारी लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, और वो सब इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हम हमारे माइनिंग को किस तरीके से और मुनाफे की तरफ ले जाएं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे क्या ध्यान दें, एनवायरनमेंट को हम कैसे बचाएं, जो हमारी मदर अर्थ ने जो हमें प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, उनका हम बहुत ही एक किफ़ायती तरीके से पर्यावरण के ऊपर कोई उसका दुष्प्रभाव रोकते हुए हम उसका खनन कैसे करें। और एक ये जो माइनिंग सेक्टर है, जो एक अछूत सेक्टर के रूप में हमेशा परिभाषित और प्रोजेक्ट किया गया है, उस छवि को हम हमारे फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पे हम कैसे उस छवि को बढ़ाएं, ताकि हमारे जो माइनिंग उद्यमी हैं वो एक अपने बिना किसी रोक रुकावट के और अपना कार्य कर सकें, और सरकार भी अपनी नीतियों को माइनिंग सेक्टर के हित में इसको ध्यान में रखते हुए बनाएं। और दिमाग में से ये एक जो उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन बन गया है कि माइनिंग हर सेक्टर को नुकसान पहुंचाता है, उस अवधारणा को वो बदलें और उसके बाद एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं। लोगों ने ये बताया कि अगर माइनिंग नहीं होती तो मानव जाति का विकास संभव नहीं था। जब इतनी बड़ी बात हमने कही है और इतनी बड़ी बात दुनिया मानती है, तो माइनिंग सेक्टर को एक हीन दृष्टि से, एक अछूत दृष्टि से कि ये हर सेगमेंट को, प्रकृति को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, क्यों सोचा जाए। तो आज इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई, और जो बड़े बड़े माइनिंग कंपनियां हैं उन्होंने इस क्षेत्र में किए जाने वाले नवाचारों के बारे में भी बताया, और ट्रेनिंग कैसे हो, सेफ्टी की हम अग्रसर कैसे हों, और माइनिंग के अंदर उद्यमिता का विकास हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, टूरिज़्म से माइनिंग को जोड़ें, विशेष रूप से उदयपुर के परिप्रेक्ष्य में। और इन सब चीज़ों पे काफ़ी गहन चर्चा हुई है। से आने वाले भविष्य में सोलर को लेकर कार्यक्रम बनने वाले हैं। सोलर एक साइलेंट और बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली एनर्जी है, कमर्शियली वाइबल भी है, हर सेक्टर में इसके अंदर काम हो रहा है, होना चाहिए। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत यूज़ कर रहा है, सीमेंट सेक्टर बहुत यूज़ कर रहा है, जहाँ पे माइनिंग के साथ साथ सोलर चल रहा है। UCWL में है, जैसे आज डालमिया सीमेंट ने बताया। इसी तरह हम सोच रहे हैं कि हम बहुत इंटरेस्टेड हैं कि माइनिंग, जो टिपिकल माइनिंग छोटी छोटी माइंस है, वहाँ पे सोलर लगे, बहुत ज़बरदस्त तरह से पेनिट्रेट हो। हमारी बहुत सारी कंपनियाँ आज अवेलेबल है, 8-10 कंपनियाँ आज यहाँ पे आई है। किसी से भी बात कर सकते हो आप, बात करके और अपनी कमर्शियल वाइबिलिटी चेक करें, टेक्निकल वाइबिलिटी चेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगाएं। ये हमारा मैसेज है, और ये देश के अंदर भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा, माइनिंग सेक्टर के भी लिए होगा। और जो फेस, जो हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है माइनिंग के लिए कि ये तो डिस्ट्रप्टिव है, वो भी एक फेस चेंज होगा, सबको अडॉप्ट करना चाहिए। Myself Monica, I am a CSR consultant, and thank you very much to invite me in this summit. It's really very unique summit in terms of CSR related activity. Under this we can work on the solar thematic area, क्योंकि आजकल CSR का अपना climate change thematic area है, तो we can work on the solar related activities more and more benefit for the community. जो है ये इसका एक ही उद्देश्य है कि डेवलपमेंट कैसे हो, और डेवलपमेंट में हम लोग सब कैसे भागीदार बने, और कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इसका उद्देश्य यही है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी बात हम करते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सिर्फ बातों में है, क्योंकि ये बिना माइनिंग के, बिना मिनरल के और एनवायरमेंट, बिना एनवायरमेंट के कोई चीज़ें मेंटेन नहीं हो सकती। जितना एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही माइनिंग इंपॉर्टेंट है, मिनरल इंपॉर्टेंट है।
इस बात को आजकल लास्ट 15 साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो दूसरे डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये सब माइनिंग के ऊपर इतने हावी हो गए हैं कि कोई भी कानून बनता है तो उनके केसेस तो एक जेड हो जाते हैं, लेकिन माइनिंग के रूल्स के लिए कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करे, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी माइनिंग को उतना नहीं है कि जिससे अगर माइनिंग सर्वाइव कर सके, और माइनिंग जब तक सर्वाइव नहीं करेगी तो हमारी इकोनॉमी कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे ऐसी पार्ट ये है कि माइनिंग के साथ साथ में, इन्वायरमेंट के साथ साथ में हम दोनों को रेगुलरली मेंटेन करके चलें, तो मेंटेन करके चलेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, अनस्किल्ड लेबर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा पार्ट ये माइनिंग ही है, जिससे माइनिंग से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और देश के विकास में हम लोग की सहायक भागीदार होंगे। मेरा अनुरोध है कि जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बने, चैम्बर्स को, एसोसिएशन को और गवर्नमेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स को सबको साथ साथ में रखें, और क्योंकि कानून बनाने वाले क्या है जो ऊपर बैठे हैं हायर अथॉरिटी, उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट एजेंसी जिनको सफर करना है, जिनको पालना करवानी है, जिनको पालना करनी है, उन लोगों से कभी राय नहीं दी जाती। मेरा अनुरोध है कि चैम्बर्स, एसोसिएशन हमेशा इनको जब भी कानून के मैसेज हो उनको भागीदार साथ में रखें, और जो हम लोगों की बात है वो सुने और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। इसकी बात आप सुनते हैं, लास्ट 15 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, 20 साल से सुन रहा हूँ, वन विंडो सर्विस डिपार्टमेंट ऊपर कमरे में बैठ के सब डिपार्टमेंट शामिल है, लेकिन वो विंडो वो वहीं पर खत्म हो जाए, नीचे आने के बाद में बोलते तू मेरा कानून जानता है, मेरा कानून तुझे तेरे को मालूम नहीं है। फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सैकड़ों दफे मीटिंग हुई, सैकड़ों लोग आए, और नीचे जाने के बाद में कि हमारे पार्ट नहीं है, और वो इन्वेस्टमेंट के जितने कमिटमेंट हुए वह सब फेल हो गए, और इन्वेस्टमेंट जो पार्ट जितना एनाउंसमेंट हुआ, लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग जाते हैं, और क्लियरेंस से जुड़ने लगने की जब बात आती है तो कोई क्लियरेंस नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली बिकम जीरो। मेरा अनुरोध है कि वन विंडो सर्विस का इंटेंशन जो है कानून से एक तरीके बने, और जो उन्होंने कमिटमेंट उस मीटिंग में की है, उस इंप्लीमेंट उस मीटिंग के अंदर जो कमिटमेंट किया उसकी पालना शुद्ध वे में हो, और हर कानून उसमें बदल करे तो आपका वन विंडो सर्विस का फायदा है। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर की बात जहाँ तक आती है, आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा जब विकास होगा, और विकास होगा तो उसमें छोटे से छोटा आदमी, बड़े से आदमी हमारा भागीदार बनेगा। तो उसको आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कानून में सबसे पहले आपको जब करना है तो सबको साथ लेके चले, छोटा बड़ा जिसकी जरूरत है, जिसकी नहीं जरूरत है, उसको सबको साथ लेके चलेंगे तो हमारा विकास आत्मनिर्भर भारत जब भी बनेगा जब जितने कानून बनेंगे उसमें हमको साथ रहें। तीसरा, वन विंडो सर्विस की बात करते हैं, क्लियरेंस जितने हैं वो वन विंडो सर्विस में आज तक कभी किसी भी आदमी को आपको लीजिए वन विंडो सर्विस की सिर्फ बातें हैं। दूसरा, बहुत सारे कानून बनते हैं, उसका क्लियरेंस के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, वो हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, इसका कोई नहीं है, नियम बना हुआ नहीं है। उसका नियम ये है कि जो भी कानून बने, यदि हमने अप्लाई किया है तो अप्लाई किया तो इट शुड बी डीम एक्सेप्टेड, मतलब 4 महीने का आपने टाइम दिया तो 4 महीने बाद में यदि उस पर कोई भी कारण से आपने उसकी परमिशन दी या नहीं दी, इट शुड बी डीम एक्सेप्टेड, तो तभी ये काम होगा। नहीं तो क्या होगा कि उसके चक्कर में घूमते रहेंगे और क्लियरेंस नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अपने एसएम से रिक्वेस्ट है कि वन विंडो सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है वो देश की वन विंडो सर्विस, और साथ साथ में कानून की पालना में सब लोग साथ साथ में भागीदार हैं। अभी क्लियरेंस आज तक गवर्नमेंट ने दिया या कलेक्टर ने दिया, मतलब तो एक ही है कि वहाँ पे ऑथोरिटी बैठी है, यहाँ पे उन्होंने सिंपल एक ऑर्डर दे दिया कि क्लियरेंस से कभी आपको लेना पड़ेगा। अब उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम आएगी, और 1 साल का टाइम दिया, उस 1 साल में क्लियरेंस नहीं हो सकता है कि वहाँ से फिर बाकी सभी माइंस को बंद कर दें, तो वो उस केस में सैकड़ों माइंस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो मेरा अनुरोध है कि ये वन विंडो सर्विस वाली बात दूसरे इन्वायरमेंट की जो अभी जो नीचे का ऑर्डर है, यदि उसमें संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट में जब राज्य सरकार अथवा हमारे माइनिंग एक्ट दी जाएगी तो माइंस से सॉफ्टवेयर माइंस बंद हो जाएगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट से जो मैंने रखे हैं जिसके ऊपर हमारे सब लोग मिल के और सब लोग बदल कर तो इंडस्ट्री सर्वाइव करेंगे। आपने मेरे को बोलने के लिए बोला, उसके जो कि माइनिंग से कई सालों से जुड़े हुए और काफ़ी नॉलेज रखते हैं। बीइंग दी वन ऑफ द मोस्ट रिच मिनरल रिसोर्सेज वाइज स्टेट ऑफ इंडिया, माइनिंग यहाँ पर काफ़ी फला फूला है। और गुप्ता साहब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि माइनिंग का कंट्रीब्यूशन राजस्थान में क्या है, वैल्यू टर्म्स में बता रहे थे।
तो मैंने भी यहाँ आने के बाद महसूस किया कि माइनिंग जो भारत के कई स्टेट्स में किसी ने अगर बोला कि मैं माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा हूँ तो पूछते हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग क्या होता है। तो बहुत लोगों को बहुत सारे स्टेट में बहुत अछूता सा सब्जेक्ट है। Differently because government policy is also like we have to be more facilitator than inspector. So we are doing lot of safety awareness programs all in our jurisdictional area. We are spreading the message of safety by many promotional activities like safety weeks, silicosis awareness program, general safety awareness program in an organized sector. So many activities are being now, we are concentrating on spreading the message of safety to the last person of the mining industry. So that is the aim, and with that aim we are planning our activities. So what is our main concern? Actually still we have achieved a lot during last 100 years of our existence. And 1 hectare में 1 acre में mining करना, mining engineer जो भी होगा उसको पता है कि cannot go for scientific and systematic mining in a small such as small leases. And there is huge number of small leases. Sometimes complying with the statutes may not be चीज कर रहे हैं, but बहुत लोगों को मालूम नहीं है। कुछ चीज़ अभी ऐसा फोरम में मिला तो बताने का मौका मिलता है, अदरवाइज ये चीज़ आइसोलेटेड रह जाती है। और एक यूज मैंने देखा, people started doing producing solar energy. They have put floating solar panels in their pits. This is a worked out pit, open cast pit, filled with water. So how to utilize that? तो floating solar panels लगा के उसको यूज कर रहे हैं प्रोड्यूसिंग एनर्जी, और ये आपके यहाँ भी अवेलेबल है उदयपुर में। एक कंपनी ने शुरू कर दिया, उसको यूज कर रहे हैं। सो बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का। और माइनिंग इंजीनियरिंग, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय पीपल अराउंड मी वे आर नॉट नोइंग अबाउट व्हाट इज माइनिंग, व्हाट एग्जैक्टली दे डू। So it is at that time, but in Rajasthan the picture is reverse. When I came to Udaipur, and so say I am from mining fraternity, everybody was looking, oh, you are from this, everybody knows. So it is such a huge industry here in Rajasthan, and a variety of minerals are available. A huge part of economy, state economy, central economy, coming from the mining industry. So having conducting seminars, conferences, and thinking about sustainable mining, green mining is definitely a subject to discuss at every forum. So I got this opportunity to speak before you. So I took this as a privilege. And talking about our department, this is one of the oldest department, Directorate General of Mine Safety in mining sector. There are many sectors of our economy which are more dangerous, harmful. I would say they are live bombs we are encountering every day in our day-to-day life. Then why only mining sector is projected as dangerous, unsafe? And that calls for it, that gives them a reason to put regulations. Mining department is here, entities there, courts are there. So many multi-layer regulatory authorities. So now, sir, the time has come when all of us who constitute the stakeholder group of mining sector, हमको उठना पड़ेगा. We have to rise together and convince decision-making authorities that we are more safe than any and many other sectors of service sectors of the industry. बात करी डोनावत जी, सरकार ने अभी भी एक मुहिम चलाया वन विंडो सर्विस का. Some services have been put under the one window service regime, and they are doing it. But again, you have rightly said there are some teething problems at the operational level, and I would like to assure you, as to request that the chamber and UCCI put together would continue to hammer and sensitize our policymakers, not only in Rajasthan but at the central level also, to listen to our feelings and change their mindset towards mining sector. Safety comes first, and Government of India since beginning, because today the mining is a mature industry, but look at the situation when we started after the independence, when not many people were aware of the mining operations. The equipment was very primitive. Now today
everything has changed with the technological upgradation and dominance of the technology and other intellectual input by people like you, all mining engineers. So safety in mining has one of the major concern of the policymakers of the government, and of course for we people, the mine owners in the mining industry. Our government. Mathrubhumi show happens on the Red Fort ramparts. Whenever you are in Delhi, please do visit Red Fort. This is a free show, and for ease of understanding, what happens at Wagah Border Jai and Javarat Mata Ki Jai happens there every day at 7 o'clock as it becomes light every day. And then there is a museum, and I can proudly say that that museum, you've been to all parts of the world, that museum will be at par with all of them. And when you go and see the Jai Hind show, which National Geographic has last week taken out, that the top 5 light and sound shows in the world. By 2017 as a climate change, and we committed that we are going to reduce our carbon footprint by 0.5 million ton of CO2. I'm very happy to say that today we are at 0.35, and by 2025 we will achieve 100% what we committed. Left top corner reducing. In terms of water stewardship, today almost 25% the water we are positive, what we consume daily basis, and I'm very happy that we'll be 5 times water positive as our target. In terms of circular economy, biodiversity, there are a lot of topics which I covered in the subsequent slide. But what I would like to share with you that whatever waste we produce, whether it is telling, we put back in underground. And the waste from the smelters, we are making bricks. Now we are entering a joint venture with a reputed firm. Why don't we make a gypsum plaster out of it? So we are working towards this. Vedanta, we got our own sustainability framework, we got policies, management standard, technical standard, guide notes, and on top of that, we got very well structured sustainability assurance program we call DSAIL. We engage a reputed outsource agency every year. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहता है कि जो आपके लीज एरिया है उसके अंदर 33% प्लांटेशन करो। मिनरल लैंड है, मिनरल है नीचे, लेकिन उनका कंडीशन ये है कि 33% प्लांटेशन आपको लीज एरिया में करना है। हमने गवर्नमेंट को बहुत जगह कहा और गवर्नमेंट ने सुनने के बाद उन्होंने कहा आपकी लीज एरिया में नहीं तो बाहर एरिया में करो। 33% प्लांटेशन किसी भी एरिया में आउटसाइड एरिया में लैंड नहीं है और आप में रिजल्ट है, नीचे पूरे रिजल्ट डिपोजिट है। तो 33% प्लांटेशन का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब आप माइंस बंद करो तो फॉरेस्ट एरिया वापस हैंड ओवर करो, तब इसको प्लांटेशन करके हमारे को हैंड ओवर करना। लेकिन पुलिस कंट्रोल बोलो मैं क्योंकि आप सब अथॉरिटी बैठे हुए हैं, आई वांट टू सजेस्ट के इस तरह के कानून जो बना है तो कम से कम ऐसे रखें कि ये नेशनल प्रॉपर्टी है, मिनरल जो नीचे है यदि मैंने उसको रिक्लेम कर दिया, उसको मट्टी से भर दिया वापस, वो काम किसके काम पे रहेगा? और प्लांटेशन मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ। मेरा अनुभव है कि ये 33% प्लांटेशन में जो लीज एरिया और आउटसाइड लीज एरिया में लैंड अवेलेबल हो तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन लैंड अवेलेबल नहीं है और विद इन लीज में मिनरल लैंड के ऊपर प्लांटेशन करूँ, ये कहीं उसको जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा माइनिंग रेट के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, माइनिंग रेट के पहले एग्जाम सब यहीं पर होते थे, विद इन दी रीजन होते थे और वो अभी इन्होंने कंडीशन कर दी वो पूरे धनबाद से होगा। गवर्नमेंट में धनबाद से वो माइनिंग रेट के छोटे लोग हैं, माइनिंग रेट का एग्जाम देना है तो वो यहाँ लोकल लेवल पे होते थे, लोकल वो समझ सकते हैं, लोकल ऑफिसर समझ सकते हैं उसको। जो वर्कर्स जो काफ़ी टाइम से जिनका अनुभव है 25 साल 30 साल का अनुभव है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है तो उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और वो लोग जो है माइनिंग रेट के पास करके और वो सपोर्ट करेंगे। दूसरा एक पॉइंट और बच गया, जो रिन्यूअल है फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो रिन्यूअल है पर कंडीशन इन्होंने लगे कि एक्सटेंशन ऑफ लीज जो है वो नहीं होगा, तो आप सरेंडर करो। तो फॉरेस्ट एरिया में जो लीज है मेरे को सही मैं सरेंडर करता हूँ तो आई हैव टू रिक्लेम एंड हैंड ओवर, तो आपका ऑप्शन किसका करोगे? ये काफ़ी टाइम में डिस्कशन हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको मेरी कंडीशन मेरा फॉरेस्ट में ये है, उन्होंने मेरे को कंडीशन लगा कि यू हैव टू रिक्लेम एंड हैंड ओवर। तो जब मैं रिक्लेम कर दूंगा और आप कहते हो मैं ऑप्शन करूँगा तो मेरे को तो आप छुपा रहे हो, बंद कर दो और मैं मेरे को वो करवा रहे हो प्रेशर करवा रहे हो मैं फॉरेस्ट हैंड ओवर करूँ, तो ऑप्शन किसका करोगे आप? गवर्नमेंट पॉलिसी बनावे कम से कम प्रैक्टिकल बनावे और कम से कम जो ऐसे जो देसी है ऐसे जो प्रैक्टिकल माइनर्स है या ऐसे ऑफिसर्स हैं उनसे डिस्कस करके कानून बनाए, जिससे क्या होगा
कि जो नेशनल लॉस होगा, जो हमारे डिक्लेयर कर दिया मेरे करोड़ों रुपए का माइंस है, 500 फीट 1000 फीट जिससे तो मेरे डिपोजिट है, वो सब रिक्लेम होने के बाद में भर्ती हो जाएगा। तो इसलिए जो कानून बना है, मैंने अनुरोध है जो भी कानून बना है, जो भी इनकम अथॉरिटी हो, जो असिस्टेंट अथॉरिटी हो, उस कानून को बनाने के लिए सबसे प्रैक्टिकली समझे, उसके बाद में कानून बने। थैंक यू। मिस्टर मुकाया प्लीज, मिस्टर Runawalji please, and to Mr. Sunil Bansal. So we are waiting for lunch, and after 40 minutes we will again be assembled for a